तो भाइयों, जब से चाचा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं भैया, इनकी इज्जत डूबते जा रही है। क्या सोच के आए थे कि भैया शांति का नोबेल पुरस्कार जीत के जाएंगे, लेकिन कोई भी आ रहा है इनको बजा के जा रहा है भाई। जब से आए हैं तब से तहलका मचाए हुए हैं, कभी ये टैरिफ कभी वो टैरिफ, कभी ऐसे ना तो कभी वैसे ना, तो कभी ये ना कभी वो ना, मेरी बात नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि भाई मैं अमेरिका हूँ, अबे कभी तो मेरी इज्जत करो। ऐसी हालत हो गई है इनकी। क्या हुआ है ब्रिक्स के अंदर जो ये चाचा मुंह फुलाए बैठे हैं, और इनको बहुत तगड़ा झटका लगा होगा। ब्रिक्स में कुछ ऐसी ऐसी बातें कही गई है, उसका असर भाई चाचा को देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज़ें हुई है, वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन था ये 17वां सम्मेलन था। ठीक है, इससे पहले 16 सम्मेलन हो चुके हैं। और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जो डेवलप हो रहे थे, धीरे धीरे अपनी मतलब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, उन कंट्रीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम एक समूह बनाएं ताकि ट्रेड को आसान किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। तो उस कंट्री में आया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, और इन चारों ने मिलके एक संगठन बनाया जिसका नाम ब्रिक रखा। और पहला सम्मेलन इसका 2009 में हुआ था रशिया के अंदर। ठीक है, बाद में फिर इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, तो फिर बाद में ये ब्रिक्स हो गया, और साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर ही इसमें जुड़ गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 2024 में कुछ और कंट्रीज़ भी जुड़ी। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री जुड़ी तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इजिप्ट यहाँ पे जुड़ा, इसके अलावा इथोपिया, ईरान, यूएई, ये सारे जुड़े 2024, 1 जनवरी 2024 को ये भी ब्रिक का हिस्सा बने। और 2025 जनवरी में इंडोनेशिया भी इसका प्रॉपर हिस्सा बना। इसके अलावा इस साल जो मीटिंग्स में आए हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, वो थी बेलारूस, बोलाविया, कजाकिस्तान, कुबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया था कि भैया आप आइए यहाँ पे। मतलब एक पार्टनर कंट्रीज़ आप कह सकते हैं कि पार्टनर के तौर पे इन लोगों को भी बुलाया गया था, और इन लोगों को भी मतलब इस मीटिंग में शामिल किया गया था। ठीक है, क्या है इस मीटिंग के मायने और क्यों इसको इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, और क्या क्यों मैंने ऐसा कहा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना सर खुजा रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो कुछ और करने आया था यहाँ पे और हो कुछ और रहा है। भैया बैंड बजा दी है ब्रिक्स में, क्या हुआ है। देखो ब्रिक्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है, ग्रीन एनर्जी को लेके भी डिस्कशन हुआ है, एग्रीकल्चर को लेके डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो मेन जो पॉइंट्स हैं ना उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली जो मेन पॉइंट जो निकल के आई है उसमें ये डिसाइड किया गया, मतलब जोड़ दिया गया कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी है उसमें भारत और ब्राज़ील को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अभी फ़िलहाल आपको भी पता है कि यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। इसके अलावा इंडिया और ब्राज़ील को भी इसमें मतलब जोड़ दिया गया है कि भाई भारत और ब्राज़ील को भी उसका परमानेंट सदस्य बनाया जाए। इसके अलावा पहलगाम अटैक को भी लेके यहाँ पे मोदी साहब ने ये पॉइंट उठाया, और सारे जो भी ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं उन सब ने इसको कंडेम भी किया और बताया कि भैया आतंकवाद सच में एक बहुत ही बड़ा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा इस बीमारी है। मतलब बीमारी की तरह आप कह सकते हैं कि आतंकवाद बहुत बड़ी बीमारी है और इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, और सारे देश को इसके लिए एक साथ आना पड़ेगा। आपको भी पता है कि इस साल ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। और भारत और ब्राज़ील के बीच में भी बहुत सारे एमओयूज साइन हुए हैं डिफेंस के सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। ठीक है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स में ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा ब्रिक्स में जो सबसे देखो बहुत पहले से ये चीज़ें हो रही थी, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि भैया, जैसा कि आपको भी पता है जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे रशिया पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उस सैंक्शन लगने के कारण रशिया की जो बिज़नेस है, जो ट्रेड है, वो बिल्कुल ठप पड़ गया। तो उस मतलब इन फ्यूचर ऐसा ना हो, तो इससे बचा कैसे जा सके, तो उसके लिए ब्रिक्स कंट्री हमेशा से ये कोशिश करती रही है कि हमारा खुद का एक करेंसी हो जिससे हम ट्रेड कर सके, आपस में ट्रेड जो है वो हमारा
हो सके तो उस पे यहाँ पे ज़्यादा फोर्स किया गया है। क्या होता है और किस तरीके से, मतलब मान लो कि अगर इंडिया और रशिया है, अगर वो कुछ डील करते हैं तो वो कैसे डील करते हैं। देखो, इसमें ना दो टाइप के अकाउंट्स खोले जाते हैं, एक होता है नॉस्ट्रो और एक होता है वॉस्ट्रो। ये दो अकाउंट हैं जो खोले जाते हैं, ठीक है। इससे ही मेनली ट्रेड किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो उस टाइप के अकाउंट हैं, मान लो कि जैसे हमने अकाउंट खोला, ठीक है, तो जो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा वो मेरा अकाउंट है, और वॉस्ट्रो का अकाउंट है कि किसी और का अकाउंट हमारे देश में खुला हुआ है। मिसाल के तौर पे मान लो कि अगर इंडिया एंड रशिया कोई भी एक बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे मान लो भारत रशिया के साथ S-400 खरीद रहा है, ठीक है, अभी Su-57 की बात चल रही है, या बहुत सारी चीज़ें हैं डिफेंस जो भारत रशिया से खरीदता है। रशिया भी भारत से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, जैसे गेहूँ है, चावल है, चाय पत्ती है, ये सारी चीज़ें जो है वो भारत उनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो आदान प्रदान है वो मार्केट में पहले डॉलर में हुआ करता था, लेकिन अभी जो कि भारत के पास भारत की करेंसी है जो रुपीज़ है, और जो रशिया की करेंसी है उसको रूबल कहा जाता है, तो इन दोनों करेंसीज में डील हो, मतलब ट्रेड हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन निकाला गया, मतलब एक बेहतर ऑप्शन है ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट। इससे क्या होगा कि भारत अपना एक अकाउंट रशिया के अंदर खोलेगा, रशिया के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा, ठीक है। रशिया के अगर बैंक में कोई अकाउंट खुलेगा तो उसको हम बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब रशिया भी भारत के अंदर कोई अकाउंट खोलेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब हुआ कि रशिया ने हमारे यहाँ कोई अकाउंट खोला और हमने एक रशिया के अंदर अकाउंट खोला। अब जब कोई ट्रेड होगा ना, कोई भी ट्रेड होगा, मान लो रशिया भारत से कुछ खरीदता है या भारत रशिया से कुछ खरीदता है, ठीक है, तो रशिया जब भारत से कुछ खरीदेगा तो उसके बदले में पैसे देगा, तो वो रूबल देगा। तो रूबल देगा तो हम रूबल का करेंगे क्या, हमारे देश में तो रूबल चलती नहीं है, हमारे देश में क्या चलती है, रुपीज़ चलती है, तो या तो हमें रुपीज़ चाहिए या फिर रूबल देगा वो। रुपीज़ तो वो कहाँ ही से देगा, वो तो देगा रूबल ही देगा। तो उसके एवज में भारत सरकार ये कहेगी कि भैया हमने जो अकाउंट आपके कंट्री में खोला है ना, आप वही पैसा उस बैंक अकाउंट में डाल दो, ठीक है। जो पैसा हमारा बन रहा है, जो आपने हमसे कुछ खरीदा है, उसका जो पैसा बन रहा है वो पैसा हमारे अकाउंट में, जो हमने आपके देश में जो अकाउंट खोला है उसमें डाल दो, ठीक है। सेम एज इट इज़ रशिया भी इंडिया को बोलेगा कि भैया हमने आपके देश में जो अकाउंट खोला है उसमें ये पैसा डाल दो, ठीक है। वो पैसा वो डल जाएगा। फिर फ्यूचर में कुछ वो ट्रेड होगा तो उस ट्रेड में क्या बोलेंगे कि हमारा जो पैसा आपके अकाउंट में रखा हुआ है वहाँ से आप उसको मैनेज कर लो, उसमें से वो पैसा काट लो, ठीक है। फिर रशिया भी यही बोलेगा कि भैया जो पैसा हमारा आपके बैंक में है उसमें से आप पैसा काट लीजिए। देखिए, जो भी लोग भारत से बाहर रहते हैं, और देखिए मान मान लेते हैं कोई बंदा अमेरिका रहता है, कोई कनाडा रहता है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, कोई यूएई रह रहा है, मतलब कोई सऊदी रह रहा है, तो वो सब जो पैसा भारत में भेज रहे हैं तो वो कैसे भेजते हैं। सऊदी में भाई रियाल चलता है, ठीक है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, तो क्या वो वहाँ से क्या भेजेगा, डॉलर थोड़ी ना भेजेगा। डॉलर के फॉर्म में वो पैसा नहीं आएगा, वो हमारे पास रुपीज़ के फॉर्म में ही पैसा आएगा। तो वो भी नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट के तहत ही होता है, लेकिन वो अलग लेवल से होता है, और ये जो ट्रेड होता है ये थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का लगभग सेम ही है। लगभग क्या मतलब, वही है, मतलब वही कॉन्सेप्ट ही है कि इसी कॉन्सेप्ट के तहत आदान प्रदान, जो करेंसी का आदान प्रदान है वो किया जाता है। देखो, इसका पर्पस क्या था, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि हमारे पास फॉरेन करेंसी होल्ड हो जाएगी। फॉरेन करेंसी जिसके पास ज़्यादा होता है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक अच्छा खासा होल्ड हो जाएगा फॉरेन करेंसी का, ठीक है। इसके अलावा वॉस्ट्रो अकाउंट अगर हमारे पास होगा तो ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, देखो हमारा पैसा किसी के पास है तो वो हमारा एसेट है ना। हमने कहीं पे भी अगर पैसा लगाया है तो वो हमारा क्या है, वो एसेट है, उसको हम कभी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी का पैसा हमारे पास है तो वो क्या है, वो एक लाइबिलिटी हो गई। मतलब एक तरीके का समझो, लाइबिलिटी का मतलब कि कर्ज टाइप का हो गया हमारे सर पे, कि मतलब वो हमको उतारना है, वो हमको देना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो इसी के तहत ये होगा।
और फिलहाल अभी करंट की अगर हम बात करें भाई, तो करंट में जो भारत में जो ट्रेड हो रही है उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स भारत में खोले हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब दूसरे की अकाउंट भारत में खुलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और नॉस्ट्रो अकाउंट जो हम अपना अकाउंट खोलेंगे किसी अदर कंट्री में। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कंट्री ने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में खोले होंगे तो भारत ने भी तो नॉस्ट्रो अकाउंट खोला होगा ना भाई, कि उस कंट्री में, ताकि ट्रेड हो सके। और रिसेंट की न्यूज़ है, जब से ये सैंक्शन वॉर चली थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसके बाद रशिया ने भारत में 9, आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है कि 9 वॉस्ट्रो अकाउंट खोले थे उसने भारत में, ठीक है, ताकि ट्रेड आसानी से हो। और सबसे कम दाम में हमें वहाँ से तेल मिला था, सबसे कच्चा तेल जो है रशिया ने सबसे कम दाम में हमें बेचा था उस टाइम पे। फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो जो भी वॉस्ट्रो अकाउंट जो हमारे देश में चल रहे हैं उसमें बांग्लादेश, बेलारूस, बोस्टाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इज़राइल, ठीक है, कजाकिस्तान, म्यांमार, मॉरिशस, मलेशिया, केनिया, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, तो ये सारे देश हैं, सिंगापुर, ये सारे देश हैं जिन्होंने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पे खोले हैं भारत में। तो इससे भाई जो डिपेंडेंसी है ना हमारी, जो डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी है, बहुत से देश जो हैं वो डॉलर पे टिके हुए हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। और यही डिपेंडेंसी जो ख़त्म होगी, यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीव का जंजाल बनने वाला है, क्योंकि वो डॉलर, अब भाई देखो, अब जब सबका अपना करेंसी जब मार्केट में चलने लग जाएगा, डॉलर को कोई पूछेगा ही नहीं, तो डॉलर की मार्केट में रेट ऊपर जाए नीचे जाए क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हमको रुपीज़ में ही सारे सामान खरीदने हैं, बेचने हैं, तो फिर डॉलर पे कोई डिपेंडेंसी क्यों रखेगा। तो डॉलर पे डिपेंडेंसी अपनी कम करने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। देखो, वन शॉट में डॉलर को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता है, किसी से भी नहीं हो सकता कि कोई भी कंट्रीज़ कितना भी कर दे, क्योंकि भाई बहुत टाइम से डॉलर में बिजनेस होता है, तो ये जीरो तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि हम डिपेंडेंसी कुछ तो कम कर रहे हैं, कुछ तो कम करके हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकती है। और पहले भी अमेरिका ने ये कहा है कि अगर ब्रिक्स ऐसा कुछ डिसीज़न लेता है, कुछ इस तरीके की अपनी खुद की करेंसी के बारे में सोचता है, तो हम फिर टैरिफ या फिर सैंक्शन के बारे में सोचेंगे और हम लगाएंगे, ये अमेरिका का कहना है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। अमेरिका चाचा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चोट तो दे दिया गया है अमेरिका को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।